मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों। कल हमने मान की लोच की जो श्रेणियाँ थी वहाँ तक चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है वो है मान की कीमत लोच को मापने की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों। पहली विधि है दोस्तों आनुपातिक या प्रतिशत विधि। जैसा कि नाम से क्लियर है, मान की लोच के मापन की विधियाँ। मान की जो लोच कौन सी दोस्तों, कीमत लोच। लोच कौन सी है? तो कल जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन, जो हमने किया था ईडी बराबर मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। दोस्तों अगर हम प्रतिशत में मापें तो क्या होगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अपो होने के दौरान मांग मात्रा में या आनुपातिक जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। दोनों जो तरीके हैं, दो तरीके हमने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है आनुपातिक वाला निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। दूसरा दोस्तों अगर हम क्या करें, प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ये वाला फार्मूला हमारा प्रतिशत वाला होगा दोस्तों, और ये वाला होगा दोस्तों हमारा किसमें, आनुपातिक वाला होगा दोस्तों। एक एग्जांपल कर लेते हैं दोस्तों, कैसे निकालेंगे इसको। अब इन परिवर्तन कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से जो परिवर्तन है उसकी गणना करते हैं। जो इसको हम हमने वही कल जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला को हम ड्राइव करते हैं। ई डी बराबर ऊपर पढ़ा अभी हमने मांग में आनुपातिक परिवर्तन। जैसा कि पता है आपको कि आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालते हैं कि जो अंतर है अपॉन प्रारंभिक, अंतर बटे प्रारंभिक। कैसे निकालते हैं कि जो भी अंतर है उसमें हम क्या दें, प्रारंभिक का क्या दें, भाग दें। तो क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा दोस्तों, आनुपातिक परिवर्तन। वहीं साथ में नीचे दोनों ही रूप में ऐसे करना है, तो यहाँ पर क्या करना था दोस्तों, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू। ये कौन सा हो गया, मांग में आनुपातिक परिवर्तन। ये कौन सा होगा दोस्तों, आनुपातिक परिवर्तन। वहीं कीमत की बात करें तो कीमत में कैसे निकालेंगे दोस्तों, P1 माइनस पी अपॉन पी। ये कीमत का परिवर्तन हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हल करेंगे। इसे हम दोस्तों क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू बोलेंगे अपॉन क्यू, इसे डेल्टा पी बोलेंगे अपॉन पी। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बटे डेल्टा पी अपॉन पी, ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा दोस्तों। इसे हम और रूप में डिवाइड करें तो ई डी बराबर डेल्टा क्यू बटे क्यू भाग डेल्टा पी अपॉन पी, या ई डी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी
इंटू पी अपॉन क्यू। ये दोस्तों क्या हुआ, मांग की कीमत रोज को ज्ञात करने की विधि है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल हम ड्राइव नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की समझ में ये आसानी से नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने के बाद ही आप लोग समझ पाएंगे कि क्या एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल था दोस्तों, अनार की कीमत 100 रुपये है। अनार की उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है। तो जो प्रारंभिक जो कीमत है वो कौन सी दोस्तों, पी बराबर दोस्तों दिया है यहाँ पर पी 100, और जो प्रारंभिक मात्रा है वो दोस्तों कितनी है, 250 ग्राम। दोस्तों अनार की कीमत घटकर 50 रुपये हो जाती है। कीमत घटकर कितनी हो जाती है दोस्तों, 50 रुपये। तो P1 बराबर 50 और उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। यहाँ Q1 बराबर 750 ग्राम हो जाती है दोस्तों। तो हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है। सूत्र था दोस्तों हमारा, मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ लिख लेंगे, मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ P बराबर दोस्तों दिया हुआ है कितना, 100 रुपये। P1 कैसे भी लिख लो, इसको P1 लिख लो, इसको P लिख लो, इसको क्या लिख लें, Q1 लिख लो, इसको Q लिख लो। P1 बराबर 50 रुपये, Q बराबर 250 ग्राम और Q1 बराबर कितना है, 750 ग्राम। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, डेल्टा Q निकालना पड़ेगा, डेल्टा P निकालना पड़ेगा। डेल्टा Q बराबर क्या है, Q1 माइनस Q, ये कितना हो गया, Q1 माइनस Q, ये हो गया 50 माइनस 250 बराबर 500 ग्राम। डेल्टा P बराबर P1 माइनस P, 100 माइनस 50 कितना हो गया, 50 रुपये। फॉर्मूला में रख देंगे दोस्तों, निकल आएगा। फॉर्मूला में रख देंगे तो जो मांग में परिवर्तन कितना था, 500, डेल्टा Q माइनस Q अपॉन Q, Q कितना 250 अपॉन कीमत थी हमारी कितनी, अंतर कितने का था, 50/100। इसको हल करेंगे दोस्तों कैसे, 500/250 गुणा 100/50। 250 से 2 बार कट गया दोस्तों, 100 दिन 200, 200/50 बराबर 4। कितना आगे मांग की लोच कितनी आगे दोस्तों, 4। इसका मतलब क्या है कि यदि कीमत में 1 रुपये का परिवर्तन होता है तो मांग में 4 रुपये के बराबर परिवर्तन होता है दोस्तों। दूसरी विधि दोस्तों कौन सी है, ज्योमेट्री विधि। कौन सी विधि है, ज्योमेट्री विधि, जो किसी क्या है, किसी मांग वक्र पर बिंदु की कीमत लोच के द्वारा गणना करते हैं। दूसरी विधि है ज्यामिति विधि, बिंदु विधि, बिंदु लोच बोलते हैं उसको, या ज्यामितीय विधि बोलते हैं। जो हम क्या है, एक मांग वक्र पर ज्ञात करते हैं। जो कहाँ ज्ञात करते हैं हम दोस्तों, मांग वक्र पर ज्ञात करते हैं।
ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये दोस्तों हमारा क्या है, डिमांड कर्व है दोस्तों। यहाँ बीच का बिंदु है, वहाँ मांग की लोच क्या होगी दोस्तों, 1 के बराबर होगी, और इससे ऊपर क्या होगी दोस्तों, 1 से अधिक होगी, और यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, अनंत होगी, और यहाँ 1 से कम होगी, और यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, 0। यहाँ क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। यहाँ क्या आता है, निचला हिस्सा अपॉन ऊपरी हिस्सा। जिस भी बिंदु पर निकालनी है वहाँ फॉर्मूला क्या है इसका, ई डी बराबर निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग। अब आप किसी भी बिंदु पर निकाल के देखिए दोस्तों। यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं, पी आर एस टी यू। अब हम बिंदु पी पर निकालते हैं दोस्तों, बिंदु पी पर निकालते हैं। नीचे का भाग कौन सा है दोस्तों, पी एस। नीचे भाग कौन सा है, पी एस अपॉन पी और यू। पी एस और पी यू दोस्तों क्या है, बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, ये 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब हम बिंदु आर पर देखेंगे दोस्तों। फॉर्मूला हमारा है नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। दोस्तों दिख रहा होगा, नीचे का भाग इतना है, ऊपर का भाग इतना है, इसका मान ऑटोमेटिक क्या आएगा दोस्तों, 1 से कम आएगा। आर एस बटे आर यू, और यहाँ पर है आर एस लेस देन आर यू, ई डी लेस देन 1। ये फॉर्मूला दूसरा आ गया दोस्तों आर बिंदु पर। तीसरा है एस बिंदु पर। नीचे का भाग क्या है दोस्तों, 0 बटे ऊपर का भाग क्या है, एस यू। जब किसी भी संख्या 0 में किसी संख्या भाग देते हैं तो क्या इतना उत्तर आता है दोस्तों, 0 ही आता है। तो यहाँ पर ई डी बराबर क्या है दोस्तों, 0 हो गया। अगली कंडीशन टी बिंदु पर दोस्तों लेंगे। टी बिंदु पर नीचे का भाग टी एस, नीचे का कौन सा है दोस्तों, टी एस अपॉन ऊपर का भाग दोस्तों टी यू। टी यू, टी एस ग्रेटर देन टी यू, अतः ई डी ग्रेटर देन क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। ई डी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। और अंत में दोस्तों कितना, यू। यू बिंदु पर नीचे का भाग कौन सा दोस्तों, यू एस। यू बिंदु पर यू एस बटे 0। और 0 का हम किसी भी संख्या में भाग दें तो अंतर इन्फिनिटी में ही आता है। ई डी बराबर क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटी आएगा। ये क्या दोस्तों, ज्यामिति विधि से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम मान की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में इस तरह से आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगली विधि है दोस्तों कुल व्यय विधि। कौन सी विधि है, कुल व्यय विधि। अगली विधि है दोस्तों कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में हम क्या है, इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच गणना करते हैं। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार की होती है। मार्शल ने क्या कहा था, 3 प्रकार की होती है, लोचदार, इकाई और बेलोच। मार्शल ने कितना बताया, नंबर 1 लोचदार, नंबर 2 इकाई लोचदार, और नंबर 3 बेलोचदार। ये किसने बताई दोस्तों, मार्शल के द्वारा बताई गई। लोचदार मांग कौन सी दोस्तों होती है,
यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने से कुल खर्चा बढ़ता है या कीमत को थोड़ा सा बढ़ा देने पर कुल खर्चा घटता है तो मांग लोचदार होती है। माना बीकानेर भुजिया की कीमत 90 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस पर भुजिया की मांग इस पर भुजिया की मांग 400 किलोग्राम है। तो भुजिया पर खर्च कितना आएगा? 90 गुणा 400। अब भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपये हो गई, मांग बढ़कर 550 रुपये हो गई, तो खर्चा कितना हो गया दोस्तों? 4400 रुपये हो गया। अतः कीमतें घटने पर कुल खर्च बढ़ा है। ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोचदार मांग। इसको मतलब क्या दोस्तों, समझ लो आसान है। कीमत में कमी या वृद्धि से कुल व्यय बढ़ता है तो क्या होगी? कौन सी होगी? लोचदार मांग। दूसरा, इकाई कीमत में कमी और वृद्धि से कुल खर्च पर, कुल व्यय पर कोई अंतर नहीं पड़ता, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इकाई लोचदार। यहाँ पर क्या है? कुल व्यय में कोई अंतर नहीं। और तीसरा है बेलोचदार। इसका मतलब क्या है? कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्च भी कम हो जाता है। यहाँ इनकी दिशा क्या है दोस्तों? एक ही चलती है। कीमत कम, खर्च कम, कीमत अधिक, खर्च अधिक। तो क्या पर यहाँ पर होगा दोस्तों, मांग और कुल व्यय, सॉरी, कीमत और कुल व्यय, कीमत और कुल व्यय दोनों चलते हैं एक ही दिशा में। कीमत बढ़ी, कुल व्यय बढ़ा, कीमत घटी, कुल व्यय घटा। ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे दोस्तों? बेलोचदार मांग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। लोचदार मांग के संबंध में कीमत व कुल खर्च विपरीत दिशा में होंगे। कीमत घटी, खर्च बढ़ा, कीमत बढ़ी, खर्च घटा। कम लोचदार मांग में कीमत व कुल खर्च एक दिशा में बढ़ते हैं। मांग की लोच के एक का बराबर होने पर उन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, जो क्या है वो मार्शल के अनुसार जो कुल व्यय विधि है उन्होंने 3 बताई थी। पहली लोचदार, इकाई के बराबर, और अगली है बेलोचदार। अब एक एग्जाम्पल आप लोग करके देखना दोस्तों। अब है मांग की लोच के घटक कौन कौन से हैं। ये दोस्तों अपना कंसेप्ट बचा हुआ है लास्ट, इसको आप फिनिश कर लेते हैं। मांग की लोच को निर्धारक घटक, पहला घटक है दोस्तों वस्तु की प्रकृति पर। दूसरा घटक है दोस्तों प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। तीसरा घटक है ऐसे दोस्तों वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। चौथा घटक है साथियों उपभोक्ता की बजट में वस्तु का महत्व। बजट में वस्तु का महत्व। अगला घटक है उपभोक्ता की आदत। आदत, रुचि, फैशन। और अगला है दोस्तों टाइम। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों एक एक कि वस्तु की प्रकृति का क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। वे वस्तुएं जो आवश्यक होती हैं उनकी मांग बेलोच होती है दोस्तों। आवश्यक वस्तुओं की मांग कैसी होगी? बेलोच होगी।
क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता। अर्थात दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखना कि बेलोच वस्तुएं कौन सी होती हैं जहां उनकी कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं तू तो बड़ा बेशर्म है, जहाँ बेवर्ड लग गया तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें चाहे कितनी बढ़ जाएं, उनकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी किस्म की वस्तुएं कैसी होती हैं दोस्तों? आरामदायक होती हैं। वस्तु 3 प्रकार की होती हैं: आवश्यकता की, आरामदायक विलासिता की, और अगलीहीन वस्तुएं। आरामदायक वस्तुएं होती हैं जहां इनकी मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर होती है। कीमतें बढ़ेंगी फिर भी इनका क्या है, खर्च 1 के बराबर, इकाई के बराबर होगा, कुल व्यय स्थिर रहेगा। तीसरी वस्तुएं कौन सी होती है दोस्तों? विलासिता की होती हैं, जहाँ कीमतों परिवर्तन पर उनकी मांग जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है, अर्थात इनका कुल व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्धता पर दोस्तों। वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न पदार्थ होते हैं उनकी मांग कम लोचदार होती है। उनकी मांग कम लोचदार कैसे होगी दोस्तों? गेहूँ क्या है? गेहूँ की कीमत में कितना भी क्या है वृद्धि और कमी हो जाए, उनकी मांग में क्या है कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी स्थानापन्न दूसरी वस्तु है ही नहीं। अगर जो चाय या कॉफ़ी है, इनकी मांग कैसी होगी दोस्तों? लोचदार होगी। और गेहूं की मांग कैसी होगी दोस्तों? कम लोचदार। तो आप तो यहाँ एक चीज़ देखो, जिन पर अधिक प्रभाव पड़ता है लोचदार, प्रभाव कम पड़ता है कम लोचदार। वस्तु विभिन्न उपयोग, वस्तु के जो जितने जितने अधिक उपयोग होंगे उनकी मांग लोचदार होती है दोस्तों। और क्योंकि उपभोक्ता को वो वस्तु कई बार खरीदनी होती है। जैसे दूध है, दूध के भिन्न भिन्न उपयोग होते हैं, दही में, मक्खन में। तो अगर दूध को क्या है, दूध की कीमत का काफ़ी मांग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। क्योंकि अगर उपभोक्ता को यह वस्तु महंगी मिल रही है तो इसका उपयोग एक वस्तु के स्थान दूसरी वस्तु में करने लग जाता है वो। बिजली की दरों में वृद्धि होने पर बिजली का प्रयोग पानी गर्म करने से या खाना बनाने में नहीं होगा। अब है उपभोक्ता के बजट। अगर उपभोक्ता अपनी आय में किसी वस्तु पर बहुत अधिक कम अनुपात में खर्च करते हैं तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच बहुत कम होती है। कम खर्च करें तो कम फर्क पड़ेगा दोस्तों, अधिक खर्च करेगा तो अधिक फर्क पड़ेगा। उपभोग को स्थगित करना, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं उपभोग को स्थगित कर सकते हैं। अगर लोन महंगा हो जाए तो लोन की जो ऋण है उनको कम लेना शुरू कर देंगे। उपभोक्ता की आदतें होती हैं, कुछ उपभोक्ता की आदतें ऐसी लग जाती हैं जिन पर कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिगरेट पीने वाले को चाहे सिगरेट कितनी महंगी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शराबी के लिए शराब कितनी महंगी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, या उसके उपभोग को कम नहीं कर सकता। और दूसरा है समयावधि। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है। अल्पकाल में वस्तु की मांग बेलोच होती है क्योंकि कोई पता ही नहीं चल पाएगा कि कीमत में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन नहीं आया। जब दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है। अगर 4 दिन के लिए कीमत बढ़ जाए तो हम अपने जो हमारी कंज्यूमर टेंडेंसी है उसे हम नहीं बदल सकते। अगर हमारी जो कीमतें लगातार बढ़ेंगी तो हम कंज्यूमर टेंडेंसी को बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये कंसेप्ट दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ है और कल हम चर्चा करेंगे दोस्तों सप्लाई के बारे में। आपके डिमांड वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है दोस्तों। आप एक बार उसको रिवाइज करना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइबर भी बढ़वाओ आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ लेकिन मुझे उसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं लग पा रहा है। मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग इतना रेस्पॉन्स मुझे दे रहे हो। यह वीडियो जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। आप लोगों को बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो ही देखते जाओ, यहीं से आपका रिविजन हो जाएगा दोस्तों। और ये कोई भी यहाँ क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।
हाँ दोस्तों, एक बात और है कि आप लोगों की सुविधा को देखते हुए मैंने अमर ढाबा एंड रेस्टोरेंट पर ई मित्र सेवा शुरू कर दी है, जहां पर अपने रोजगार संबंधी सूचनाएं आप लोग देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। थैंक यू।